प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो प्रशासन पारदर्शी हो सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके? तो भिंड में आप क्या खूबियां क्या देखते हैं? खामियां तो होती हैं, मानते हैं सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ खूबियां भी है, तो आपको क्या लगती हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ये। लाहौर जैसी एक टफ टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस लग रहे हैं सर आपको? लेक्चरर भी रहे आप जी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे जी, महिला बाल विकास में भी आपने सेवाएं दी और अब राज्य प्रशासनिक सेवा में एक बड़े पद पर है, आप जिम्मेदार पद पर है। वही इतिहास लिख पाएगा, वही कुछ कर पाएगा। कंफर्ट जोन बहुत बड़ा डिस्कंफर्ट जोन होता है, लोगों को ये पता नहीं होता एक्चुअली। वो सोचते हैं ना कि चुनौतियों का सामना ना करें, वो ये नहीं जान रहे होते कि ये तलवार म्यान में टूटने वाली है। मैं पद को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, मेरे समझना नजरिया महत्वपूर्ण होना चाहिए हमारा। आपका नजरिया यदि महत्वपूर्ण नहीं है तो पद जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए बहुत सारे लोग हम अगर याद करें, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे, जिन्होंने हमारे देश को फ्रीडम दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन लोगों पर कोई पद नहीं थे। लाहौर में थोड़ा सा इस तरह के माहौल भी रहता है, कई बार राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं, ऐसे माहौल में एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपका जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके जो हौसले हैं, आपके कार्य करने की जो तरीका है, वो निश्चित रूप से अच्छा है और वो लगातार हम देख रहे हैं न्यूज पेपर्स में प्रतिदिन ऐसा कुछ ना कुछ आता है जिसमें लगता है कि आप हमारे भिंड की छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं। जी सर, ये पॉडकास्ट हमने जो शुरू किया है वो इसीलिए किया है कि भिंड में बहुत सारी चीजें सकारात्मक भी हैं, वो भी हम सबके सामने आना चाहिए। डेफिनेटली। तो भिंड के परिप्रेक्ष्य में सर बात करते हैं। भिंड में नमस्कार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं अपने प्रोग्राम बात मुलाकात में, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, बहुत ऊंचाई तक वो सोचते हैं, उनकी ये सोच भी बहुत बड़ी है। तो आइए मिलते हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय विजय यादव जी से। सर नमस्कार। सर, जब से आप भिंड में आए हैं जी, तब से कई चीजें बहुत सुधरी हैं, बहुत बदला बदला सा लग रहा है सर भिंड। सबसे पहले से एक छोटा सा परिचय हो जाए, आप मूलतः कहाँ से हैं, भिंड में कब से हैं? बेसिकली मेरा जो जिला है वो शिवपुरी है जी। मेरा जन्म जो है शिवपुरी में ही हुआ है और मेरी शिक्षा भी शिवपुरी में ही हुई है पूरी। मैंने एमएससी बॉटनी से किया। सन 2005 में मैं एमएससी मास्टर्स मेरा हुआ। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया। अच्छा, बीएड भी किया है सर? यस। और फिर उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन की कंपटीशन के लिए। तो मैं सबसे पहले वर्ग 1 में एज अ लेक्चरर में सिलेक्ट हुआ था 2008 में। ओके। और फिर मेरी पोस्टिंग जो है सीधी जिले में हुई, सियावल तहसील में। मेरे पिताजी जो हैं वो शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं और मेरी माँ जो है वो एक गृहिणी है और एक मेरे छोटे भाई हैं, वो पुलिस में हैं, इस समय गुना में है वर्तमान में। तो देखा जाए सर, ओवरऑल आपका पूरा घर का माहौल और आपकी खुद की व्यक्तिगत भी जो रुचि है, मुझे लगता है वो टीचिंग के प्रति ही ज्यादा रही होगी। आपने बीएड भी किया है, आपके घर का माहौल भी ऐसा रहा है। मैं जहां तक आपको देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जितना देख पाया है आपकी जर्नी में, पहले आपने जैसे बताया वर्ग 1 में रहे हैं आप। क्या विषय था सर आपका वर्ग 1? वनस्पति शास्त्र रहा। वनस्पति शास्त्र। उसके बाद आप सीडीपी भी रहे। यस, वो 2010 की पीएससी से मैं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी चयनित हुआ था और मेरी पहली पोस्टिंग जो है 2014 में छतरपुर नौगांव तहसील में हुई। जी जी, 2014 जी कि हाँ, काफी लंबा समय हो गया। इसके बाद सर अभी आप राज्य प्रशासनिक सेवा से चयनित होकर एसडीएम जैसे गौरवान्वित पद पर हैं। लाहौर जैसी एक टफ टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस लग रहे हैं सर आपको, या फिर सब कुछ सहज है? देखिए, चैलेंजेस ना कहा जाए उनको, जिम्मेदारियां हैं वो एक्चुअली। और जब एक व्यक्ति या कोई भी शासन कंपटीशन लेती है तो वो बहुत सारे कहना चाहिए डायमेंशंस पर होता है। आप उसमें विभिन्न प्रकार की जो है तैयारियां करते हैं। उसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, उसमें तो सारी चीजें आती है। तो जब एक प्रशासनिक अधिकारी मेरे ख्याल से जो चयनित होकर आता है तो चैलेंजेस नहीं होना चाहिए। वो ये समझे कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, रेक्टिफाई करे उन चीजों को जो लोगों के लिए बहुत लंबे समय से बाधाएं बनी हुई है। धीरे धीरे करके सुधार होते हैं, किसी भी जगह को आप एकदम नहीं बदल सकते हैं।
अगर किसी अव्यवस्था को बनने में एक लंबा समय लगा है तो निश्चित तौर पर व्यवस्था को बनने में भी एक प्रोसेस होगी। प्रोसेस है वो पूरा। तो चैलेंजेस ऐसे मुझे नहीं लगे अभी तक लिटरली। और मैं जहाँ भी रहा हूँ, उससे पहले मैं श्योपुर भी रहा, कराहल, वो भी एक ट्राइबल जोन है अपना। तो चैलेंजेस नहीं लगे हैं कहीं भी, एक टीम वर्क है पूरा। और आप अपनी टीम को जितने अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं, बेहतर होती है। हमारे जो वरिष्ठ होते हैं वो आपको लगातार मार्गदर्शन देते हैं, और आप अध्ययन करते रहिए, चीज़ों को समझिए। धीरे धीरे होता है कि आप महसूस करेंगे कि जो मैं पहले 5 साल पहले, मैं या आप कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंसेस थी, वो शायद अब नहीं होंगी यदि हमने उसको अपडेट करने के लिए लगातार प्रयास किया होगा तब। तो चैलेंजेस मुझे नहीं लगे। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि लाहौर में थोड़ा-सा इस तरह का माहौल भी रहता है, कई बार राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। ऐसे माहौल में एडजस्ट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन आपका जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके जो हौसले हैं, आपके कार्य करने की जो तरीका है, वो निश्चित रूप से अच्छा है, और वो लगातार हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में प्रतिदिन ऐसा कुछ न कुछ आता है, जिसमें लगता है कि आप हमारे भिंड की छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो सर, जो पॉडकास्ट हमने जो शुरू किया है, वो इसीलिए किया है कि भिंड में बहुत सारी चीजें सकारात्मक भी हैं, वो भी हम सबके सामने आना चाहिए। डेफिनेटली। तो भिंड के परिप्रेक्ष्य में सर बात करते हैं। भिंड में आपको काफी समय हो गया है, आपको अनुभव भी हुआ है, तो भिंड में आप क्या खूबियां क्या देखते हैं? खामियां तो होती हैं, मानते हैं सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ खूबियां भी हैं, तो आपको क्या लगती हैं वो? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ये। मुझे तो बहुत सारी खूबियां नजर आई। एक्चुअली जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत टैलेंट है बच्चों में। इवन जो हमारा स्टाफ है, मेरे चारों तरफ जो सराउंडिंग मेरे कर्मचारी हैं यहाँ के लोकल, विभिन्न विभागों के हैं, तो बच्चों में इवन जब मैं आता हूँ देखता हुआ रोड पे, तो बच्चे हमारे यहाँ के रनिंग करते हुए नजर आते हैं। बहुत बिल्कुल ठीक है ना। तो एक जुनून है यहाँ लोगों में, एक पोटेंशियल है। आवश्यकता है कि हमको ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप करने चाहिए, जैसे यहाँ खेल विद्यालय नहीं है आई थिंक। जी। तो अगर भिंड में खेल विद्यालय हो तो बच्चे हमारे जो है फिजिकल जिनका बहुत स्ट्रांग है, वो वहां से जो है खेल के क्षेत्र में जो भी डिग्रियां होती हैं, उन डिग्रियों को बच्चे करेंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा फोर्स में सिलेक्ट ना हो पाए, जैसा कि यहाँ मैंने जुनून देखा है। हालांकि जुनून ये तय करता है कि वो कहाँ जाएगा, मंजिल जो है उसकी वो तय हो जाती है। तो जब वो बच्चा आज फोर्स में एक सामान्य सी नौकरी के लिए, जो मैंने देखा है जनरली कि वो एक जो सबसे कहना चाहिए लोएस्ट स्तर होता है, वो वहां के लिए तैयारी करते हैं बच्चे हमारे, जो है आर्मी के जवान के लिए तैयारी करते हैं। भाई क्यों यहाँ से जो है सेनाओं के विभिन्न अधिकारी नहीं निकल सकते? क्यों यहाँ से सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए तैयारी नहीं हो सकती? वही कैलेबर है, वही कैलेबर है। भाई बच्चे बहुत सारे मैंने देखा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने जो है निःशुल्क कोचिंग भी दी है मैंने बच्चों को। अच्छा। अशोकनगर में, यस। तो लगभग वहाँ जो है 3 साल पीएससी की कोचिंग रही है वहाँ। और मुझे जितना याद है कि लगभग 250 बच्चे आते थे वहाँ। तो आप ब्रेन से बहुत मजबूत हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में आपको फिजिकली भी उतना कंपैरेटिवली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बच्चों का जब मैं वो फिजिक्स देखता हूँ, बच्चों का जब मैं वो जुनून देखता हूँ ना, तो वो लगता है कि वाकई में ये बच्चे ना ही केवल एक सामान्य स्तर को बिलोंग करें, बल्कि मेरा सोचना ये है कि ये आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बड़े पदों पर जाएं ये बच्चे। बिल्कुल। तो आपने जो प्रश्न किया जी, थोड़ा सा उसको मैं दोबारा से और वो कर देता हूँ पूरा, कि बच्चों में बहुत जुनून है यहाँ पर। ये भिंड की विशेषता है। यस, बहुत जुनून है यहाँ, बशर्ते आवश्यकता है सही डायरेक्शन देने की, सही तरीके से उनको फैसिलिटेट करने की। और बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अभी लास्ट टाइम डिप्टी कलेक्टर भी यहाँ से चयनित हुई। हाँ सर, अभी अब कुछ समय का अगर रिजल्ट उठाकर देखें, यूपीएससी का देखें या एमपीपीएससी का देखें, तो मुझे लगता है हर बार भिंड के बच्चों का प्रतिनिधित्व है। डेफिनेटली। अभी एक बच्ची सिलेक्ट हुई है, वो मतलब सेना में लेफ्टिनेंट हुई है, मुक्ता सिंह। तो लगातार पोटेंशियल तो बढ़ रहा है। नहीं, डेफिनेटली आप जो बता रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारी विशेषता तो है। कमियां भी रहती हैं कई बार। सर, आपने जैसे अभी लेक्चरर भी रहे आप जी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे जी, महिला बाल विकास में भी आपने सेवाएं दी, और अब राज्य प्रशासनिक सेवा में एक बड़े पद पर है, आप जिम्मेदार पद पर हैं। क्या लगता है सर आपको, मतलब मानसिक रूप से कौन सा पद अच्छा है, और काम करने के लिए कौन सा पद अच्छा है? आपको अपने अनुसार क्या लगता है सर? मेरा थोड़ा सा सोचना डिफरेंट है इस मामले में। मैं पद को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। मेरा समझना नजरिया महत्वपूर्ण होना चाहिए आपका। आपका नजरिया यदि महत्वपूर्ण नहीं है, तो पद जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए, बहुत सारे लोग, हम अगर याद करें, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे, जिन्होंने हमारे देश को फ्रीडम दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन लोगों पर कोई पद नहीं थे। भगत सिंह जी के बारे में हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में हम जानते हैं, इवन महात्मा गांधी जी ने भी पद छोड़ दिए। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, एक लंबी सूची है। इनका कौन से पद थे मुझे बताइए? कुछ नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई का कौन सा पद था? उनका जज्बा, उनका हौसला। ठीक है, अहिल्याबाई का कौन सा पद था?
लोक सेवा थी ना। बिल्कुल। तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जिस आदमी ने समझ लिया, उसको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। पद केवल आपको एक आइडेंटिटी दे सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो कब तक देगा? पद व्यक्ति के जो है कार्यों से सुशोभित होता है जी। है ना। कोई भी जो पद है वो जब सुशोभित होगा जब वो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक से करे, अन्यथा कितने लोगों के नाम हम जानते हैं बताइए। ठीक बात है सर। अगर किसी भी क्षेत्र में हम पूछें कि भाई 4 बेहतरीन लोगों के नाम बताइए, तो शायद सोचना पड़ेगा। सर आप लंबे समय से यहाँ पर एसडीएम के पद पर हैं, तो अभी तक सर आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं जो आपके लिए लैंडमार्क हैं, जो आपने मतलब ऐसा लगा है कि आपने ये बहुत अच्छा काम कर दिया सर बैंक के लिए? मुझे मैं सच बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा करते जाते हैं ना, तो वो भूख भी ज्यादा बढ़ती जाती है। मुझे एक चीज याद आ रही है सर, अभी जो एक नेक्सस चलता था, नकल का भिंड में बोलबाला था, प्रचलन था, तो उसको तोड़ने का काम डॉक्टर इलैया राजा सर ने किया। पूर्व कलेक्टर थे। स्कूलों में नकल बिल्कुल खत्म हो गई है और पूरे मध्य प्रदेश में उसका नाम जो है बहुत सम्मान से लिया जाता है कि भिंड में अब इस तरह का माहौल नहीं है। कॉलेज में भी प्रॉब्लम थी सर जी। वो नेक्सस आपने तोड़ा है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। लाहौर से आपने शुरुआत की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए क्या नकल एक दंश है जी। ये उस प्रतिभा को आगे नहीं निकलने देता है। हम उसको मतलब कहना चाहिए बांध देते हैं उसको। वो बच्चा मेहनत कर सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमने चूंकि इस प्रकार का माहौल डेवलप नहीं किया, वो हमारी कमी, हमारा लेकुना है वो कहीं ना कहीं। जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देते। कॉलेजों में या स्कूलों में लगातार पीरियड लगने चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कई जगह ये बात रखी है, सोशल मीडिया पर भी मैं ये डालता रहता हूँ। किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाने में जो सबसे बड़े उसके संस्थान होते हैं वो उसके विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, उसकी प्रयोगशालाएं होती हैं जी। उसके जो संस्थान होते हैं, यही सबसे ज्यादा अग्रणी होते हैं। आज हम बात करते हैं तक्षशिला की, जी। नालंदा की। क्यों बात करते हैं हम इनकी? राष्ट्र को बेहतर बनाने वाले जो पत्थर हैं वो केवल स्कूलों में ही तराशे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा संस्थान नहीं हो सकता उनके लिए। तो हमको आवश्यकता थी कि हम हमारे जो विद्यालय, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, उनमें हम बेहतर तरीके से रेगुलेशन करते, तो ये बच्चों को नकल की आदत नहीं पड़ती। हर आदमी कंफर्ट जोन चाहता है, उनको कंफर्ट जोन मिल गया, दिलाया किसने? कुछ लोगों ने दिलाया। तो वो एक नेक्सस है। और निश्चित तौर पर जैसा आपने प्रश्न पूछा था अभी कि भिंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर जगह आज टैलेंट है। सोशल मीडिया हमारे पास में आ चुका है, आज हम बैठ के घर पे ही स्टडी कर सकते हैं, बुक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है हमको दृढ़ इच्छा शक्ति की। जी। प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होगी तो हम समाज को बेहतर स्वरूप दे सकते हैं 100%। वो जो नेक्सस था एक्चुअली वो मेरी जिम्मेदारी थी। जो भी हुआ, नकल चल रही थी यहाँ पर, बच्चों से पैसे लेकर उनको जो है पास कराने का एक चलन रहा होगा, तो उसको अपना डिस्ट्रॉय की कोशिश की। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में परिवर्तन और बेहतर होंगे। सर जैसे आपने नकल का नेक्सस जो है वो खत्म कर दिया जी। कई बार अगर कोई व्यवस्था चल रही होती है जी। तो उसको तोड़ने में बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। यस। तो आपको कोई परेशानी भी आई इस संबंध में? आपको कैसा लगा कि कभी कोई दबाव या इस तरह का? जब आपकी तैयारी बेहतर होती है तो परिणाम पहले ही सुनिश्चित हो जाता है। वाह। ये तैयारी तय करती है आपकी। जब आप जैसा मैंने अभी कहा कि आप पहले से ही प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है चीजों को लेके। और मेरा समझना है कि प्रशासन ने इसलिए अधिकारियों को भेजा जाता है ताकि वो समाज को बेहतर डायरेक्शन दे सकें, सुधार कर सकें। तो मैंने शायद वो एक छोटा सा जो प्रयास जिसको आपने अभी अंडरलाइन किया है वो मैं कर पाया। तो मुझे ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं लगा उस चीज में, बड़े आराम से हुआ वो। और मुझे उसमें पूरी मदद मिली प्रशासनिक, कलेक्टर महोदय के द्वारा। और बाकी जो कार्रवाई हुई है वो सब आप लोगों के सामने है। शासन ने वहां का सेंटर खत्म कर दिया। राजा भोपाल स्तर से भी तुरंत जो है उन पर कार्रवाई हुई, जो भी लोग उसमें संलिप्त थे। और मैं बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो पढ़ें, बेहतर तरीके से अपने आप को गढ़ें और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। सर मैं देख रहा हूँ आपकी बातचीत से आपका विजन बिल्कुल क्लियर है। तो इतनी विजनरी होने के लिए सर निश्चित रूप से अच्छी सोच का होना तो जरूरी है। प्रशासनिक सेवा में सर प्रशासनिक कार्यकाल में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शामिल हो जाता है, ना चाहते हुए भी कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो प्रशासन पारदर्शी हो सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक मानक है वो कमजोर पड़े हैं। हमारी जो तालीम है वो परिवार से प्रारंभ होती है। पहले ये चीजें नहीं थी हमारे बीच में। ये कहां से आया ये चलन?
क्योंकि जब हम बचपन में सभी लोग पढ़ते थे, हमारे पूर्वजों से हम लोग सीखते थे, तो वो इस बात पे जोर देते थे कि काम सही करिएगा, बिल्कुल। झूठ मत बोलिएगा, सामाजिक डर भी था। सामाजिक बंधन हाँ। थे। और जो सबसे बड़ी बात, हमारी जो पहली तक्षशिला है ना, वो हमारा परिवार होता है। आपके मेरे अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो बेहतर गुण है, वो जीवन भर उसका पीछा करते हैं। वो कहाँ से आते हैं? परिवार से। परिवार से आते हैं। ये चीज एक तो वीक हुई है। दूसरा, मेरा समझना है कि हमारे सिलेबस में जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए, जो महापुरुषों से रिलेट करती थी, जो बेहतर शिक्षाएं देती थी, कि महाराणा प्रताप जैसे कहना चाहिए चरित्र को हम लोगों ने पढ़ा उस समय, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे चरित्र को हमने पढ़ा उस समय, महात्मा गांधी के चरित्र को हमने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को हमने पढ़ा, और हम सब ने पढ़ा है लगभग उसको उस दौर में। ये चीजें बड़ा मार्गदर्शन करती हैं। किताबें कभी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल। ठीक है। तो आपने सर एक बात कही थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जी। जो लिखा गया है वही सत्य है, जी। बाकी सब चीजें सुनी हुई उनमें ज्यादा सत्यता बहुत नहीं हद तक होती सत्य है किताबों में। वो। हाँ। बहुत हद तक वो सत्य है। आज भी हम उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें जो वैज्ञानिक अवधारणा है, वो पहले से ही उसमें डिसाइडेड हो चुकी हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं, ये सब बहुत पहले हो चुका है। मैंने कई चीजें, जैसे हमने आपकी भी पढ़ने में आती है कि भास्कराचार्य ने न्यूटन से 500 वर्ष पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। बिल्कुल। तो आप बताइए कि जिसको आज हम रिसर्च कह रहे हैं, जो सुश्रुत थे, उन्होंने उस समय जो है कितने प्रकार के डिसीज के ऑपरेशंस किए हैं, जो आज हम वैज्ञानिक रूप में देखते हैं। ठीक है ना। जो चरक थे, चरक संहिता में हम जानते हैं कि लाखों जो औषधीय पौधे थे, उनका ज्ञान जो है महाराज चरक को था। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है कि, ठीक है, आज वो फाइन रूप में हमारे सामने है, हम त्वरित उससे जो है कर पा रहे हैं। आज हमारे पास एलोपैथी है, आज हमारे पास होम्योपैथी है, आज हमारे पास दूसरी चीजें हैं। आयुर्वेद हमारे पास ऑलरेडी पहले से था, आज भी वो उतना ही कारगर है। बिल्कुल। तो हमारी जो चीजें हैं वो उसका परिष्कृत रूप हो सकती है, लेकिन बेसिक कहाँ से आया? वहीं से। तो जो आपने प्रश्न किया कि किताबें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हैं। आज भी रामचरितमानस पूरे समाज का मार्गदर्शन करने में सफल है, और 100 वर्ष बाद भी होगी, 1000 वर्ष बाद भी होगी। उसको शायद कोई ऐसी पुस्तक हम बना ही नहीं सकते दोबारा। सर आप एसडीएम एक पद जो है आपका बहुत ही बड़ा पद है, और आपको न्याय करने का भी अधिकार है। तो कई बार आपका जो एसडीएम कोर्ट होता है, उसमें कई सारे ऐसे लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, और आप उनको सुनते भी हैं। तो जब भी कोई आता है, मेरे मन में यह प्रश्न है कि एक एसडीएम होने के नाते कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, तो वो तो अपनी बात कहेगा कि मैं ठीक हूँ, दूसरा व्यक्ति आएगा वो भी कहेगा कि मैं ठीक हूँ। तो आप कैसे प्रथम दृष्टया ये समझ पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति ठीक है, कौन सी गट फीलिंग होती है, या फिर आपका अनुभव होता है, किस माध्यम से आप कर पाते हैं? क्योंकि अगर न्याय की प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है, अभी हम देख रहे हैं लगातार, जैसे अभी एक रिसेंटली एक केस आया है कि 100 रुपए की रिश्वत ली तथाकथित, और उनको 39 वर्ष बाद वो निर्णय आया, जब उनकी उम्र 83 वर्ष की हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि, और उसमें भी उनको निर्दोष पाया गया। तो उनका जब पूरा करियर, उनका जीवन पूरा खत्म हो गया, उसके बाद अगर निर्णय आता है, तो न्याय अगर त्वरित मिलता है तो वो न्याय, वो केवल जो आप चूंकि न्याय अधिकारी भी हैं, न्याय करते भी हैं, तो आप कैसे तय कर पाते हैं कि वो न्याय जल्दी मिल सके? क्या देखिए, पूरी एक प्रशासनिक फ्रेम बना हुआ है उसके लिए एक्चुअली। और आपको मैं उसमें ऐसा नहीं है कि ये सोचने की आवश्यकता हो। हम जो है हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पर, हमारी स्टडी के आधार पर जो एक फ्रेम बना हुआ है कि हमें कैसी हियरिंग करनी होती है प्रकरणों की, उसमें वो व्यक्ति आता है, थ्रू जो एडवोकेट आता है, वो डायरेक्ट भी आता है हमारे पास में। सब्जेक्ट को एनालाइज किया जाता है, एविडेंसेस लिए जाते हैं, दोनों पक्षों के एविडेंसेस लिए जाते हैं, और उनको सुनकर ज्ञान से, समझ से, अनुभव से वो निचोड़ निकाला जाता है। कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता है। हाँ, ये बात सच है कि देर से न्याय मिलना भी एक अन्याय है। ये बात सच है कि देर से न्याय मिलना भी एक अन्याय होता है। उस पर काम होना चाहिए। कोशिश ये रहे कि लगातार जो है इन चीजों को जितना जितना जल्दी हो सके और जितना गुणवत्तापूर्ण हो सके करने का प्रयास किया जाए। बट एक चीज और है, मैं जल्दबाजी के बजाय भले ही उसमें आंशिक देरी हो, पर न्याय ऑथेंटिक होना चाहिए। ये बात है ना। हम बहुत जल्दबाजी करें, न्याय ऑथेंटिक ना हो, या उस आदमी को जो न्याय चाहिए वो नहीं मिल पाए, तो फिर मेरे ख्याल से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक बात है सर। जैसे सर फाइल वगैरह आती है, ऑफिसों की प्रक्रिया रहती है, फाइल को लाइफ से कोरिलेट करते हैं, बताते हैं फाइल यानी कि वो एक लाइफ है किसी व्यक्ति की। तो जैसे निर्णय हो जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो आप निर्णय देते हैं। डेफिनेटली। तो क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, यानी कि आपका जो अनुभव है क्या देखता है
क्योंकि अगर हम सबको डीप स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, जी जी करना ही चाहिए, जी जी। समय का भी देखना है। तो आपके अनुसार क्या उसमें ऐसा कुछ देखना चाहिए जिससे कि लगे कि न्याय त्वरित कर सकते हैं हम, या जल्दी थोड़ा सा हो सके वो? देखिए, व्यक्ति होने के नाते मैं मानता हूँ कि गलतियों की संभावना रहती है, ठीक है ना? और ये शायद सही भी नहीं होगा कि हम ये बोल दें कि नहीं, हमसे कोई गलती नहीं होगी, इट इज ह्यूमन, है ना? बोलता है। तो ह्यूमन एरर्स होते हैं, पर इंटेंशनली नहीं होने चाहिए, जी, बस, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, है ना? ये की आप वर्ड है। आप किसी भी चीज को अपने दिमाग में मत रखिए। देखिए, शिक्षा जो है ना, वो सबसे बड़ा प्यूरीफायर है। बिल्कुल। शिक्षा से बड़ा कोई प्यूरीफायर नहीं हो सकता, क्योंकि वो समाज को फिल्टर करती है। वो पूरी व्यवस्था को फिल्टर करने की क्षमता रखती है। वो आपको व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाने की क्षमता रखती है। वो आपको मानव से महामानव बनाने की क्षमता रखती है। इतनी इतनी बड़ी ताकत किसी चीज में नहीं है, बताइए मुझे। आज जिन लोगों के भी फोटो लगे हुए हैं हमारे आसपास, हमारे घरों में, वो सब उन लोगों के हैं जो बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम से परिष्कृत होकर हमारे बीच में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो उन लोगों के फोटो हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं उनका, मतलब ये नहीं कि अपने अपने परिवार के लिए कुछ किया हो, उन्होंने राष्ट्र के लिए किया है। राष्ट्र के निर्माण में जो महत्वपूर्ण ईंटें हैं ना, वो उनके द्वारा लगाई गई हैं। पहले आप देखें, पहले कॉन्सेप्ट क्या होता था? पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि सबसे पहले राष्ट्र सेवा, फिर समाज सेवा, और सबसे अंत में बचा तो स्वयं सेवा या परिवार सेवा। ये कॉन्सेप्ट होता था पहले। तो आज जो भी चीजें हम बातें करते हैं, वो बहुत सारा मटेरियल उस दौर का है। जी। मैं सर देखता हूँ आपको, जब भी आप काम करते हैं बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, और इसके बावजूद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप दिव्यांग भी हैं। तो दिव्यांग होने के बावजूद भी आप सारे काम वो, और मैं तो देखता हूँ सर, इलेक्शन एक बार सीएम साहब का विजिट था जी मुझे याद है, और सीएम साहब के विजिट के लिए कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं प्रशासन की ओर से, तो आपने जिम्मेदारी ली मंच की। जी जबकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम होता है, उसमें तो इतनी सारी छोटी छोटी चीजें भी देखी जाती हैं। तो आपने दिव्यांगता को सर अपना, मतलब कोई कमी महसूस नहीं होती आपको देखकर? जी जी लेकिन कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और वो यही रोते रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर उनके लिए? वो शारीरिक दिव्यांग नहीं है, वो मानसिक दिव्यांग है। वाह। सर कॉपी लीजिए। थैंक यू। तो मेरा समझना ये है कि आप जब लगातार, देखिए, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था इस बात के लिए, कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो आज आप में या कोई भी जो महान व्यक्ति हैं, वो एकदम नहीं बने हैं। वो एक लंबी यात्रा का परिणाम है। बिल्कुल। लगातार परिष्कृत करने का नाम ही जीवन है, पहली बात। लगातार परिष्कृत करने का नाम जीवन है। जीवन तो सभी जीते हैं, सांसों का चलना जीवन नहीं होता, ठीक है ना? तो आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए, ठीक है? तो मेरा समझना ये है कि जैसा आपने कहा, दिव्यांगता कोई कमी नहीं है एक्चुअली, ठीक है? लोगों ने, पहले क्या होता था, जो शिक्षा थी वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी, मतलब, या बेहतर तो थी लेकिन कम थी, उसका प्रतिशत कम था। तो लोगों के अंदर कई प्रकार की सामाजिक हीन भावनाएं थी, चाहे वो महिलाओं को लेकर रही हों, चाहे वह कलर को, मतलब आपके शारीरिक रंग को लेकर रही हों, चाहे वह जातियों को लेकर रही हों, चाहे और चीजों को लेकर भी रही, ठीक है ना? तो जैसे जैसे हमारा शैक्षणिक स्तर बढ़ा, ये सारी चीजें समाप्त हो गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द दिया दिव्यांगों के लिए, यानी दिव्य अंग। कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, कंसेप्ट ही बदल दिया। तो ये सोच है, ये सोच है कि जिसको लोग कमी कहते थे, उसको उन्होंने स्ट्रेंथ बताया, उसको उन्होंने पावर बताया। ये नजरिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच में, जो लोग दिव्यांगता से उठकर कहाँ पहुंचे। हमारे भिंड जिले के एग्जाम्पल है सत्येंद्र भैया जी, बिल्कुल, जो पद्मश्री हैं, जो पद्मश्री हैं, ठीक है? ये आपने उनका पॉडकास्ट भी किया, आपको बधाई उसके लिए अलग से। और सत्येंद्र भैया जी भी इसको सुनेंगे इस इंटरव्यू के लिए, तो मैं उसको, मेरे ब्रदर को भी बधाई इस बात के लिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या उसको विकलांगता कहेंगे? आपने जो बात कह दी ना कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है, अगर वो इसको हीनता मानता है, तो आप कैसे सोचते हैं किसी चीज को? देखिए, सोच एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे ही नहीं आएगा, वो लगातार प्रयास से आएगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, आपको लगातार अपने आप को फ्रेश करना पड़ता है, ठीक है ना? आप बेहतर अध्ययन करिए, बेहतर किताबों को पढ़िए, बेहतर चीजें सुनिए, ये आपके मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लगातार जो है सामना करिए चुनौतियों का, उससे आप परिष्कृत होते हैं। देखिए, जो तलवारें म्यान में रहती है ना,
वो जंग लग के उन्हीं में टूट जाती हैं। क्या बात है। ठीक है, आज म्यूजियम में कहें अपन उनको, वो तलवारें रखी हुई हैं जिन्होंने जंग तय की हैं, जिन्होंने इस मुल्क के इस्तकबाल को तय किया है, वो शमशीरें वहाँ रखी हुई हैं आज। बिल्कुल। तो जो अपने आप को आगे लाएगा, जो लड़ेगा, जो चीज़ों से सामना करेगा, वही इतिहास लिख पाएगा, वही कुछ कर पाएगा। कंफर्ट जोन बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट जोन होता है, लोगों को ये पता नहीं होता एक्चुअली में। जी। वो सोचते हैं ना कि चुनौतियों का सामना ना करें, वो ये नहीं जान रहे होते हैं कि ये तलवार म्यान में टूटने वाली है। बहुत अच्छा नजरिया है सर आपका। आप प्रकृति के बहुत पास रहते हैं सर। मैं अक्सर देखता हूँ कि आप नेचर लवर हैं, तो इतना ज़्यादा कैसे समय निकाल पाते हैं सर इन सब व्यवस्थाओं के बाद भी, और प्रकृति से इतना प्रेम क्यों? देखिए, हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। पहली चीज, जहाँ से इवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो ह्यूमन स्पीसीज का हुआ हो या जितनी भी जो स्पीसीज हैं जिनका हुआ है, वो सब प्रकृति से ही प्रदत्त हैं। उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? नेचर से हुआ है। यही हमारा एक अर्थ है जिस पर लाइफ है। ठीक है, अब ये किस कारण से बनी वो एक अलग मैटर है। ठीक है, वो एक पूरी एक ज्योग्राफी है, वो पूरा एक इकोसिस्टम है जिससे ये सब डेवलप होकर बना है। नेचर के बिना तो कल्पना नहीं हो सकती है, मुझे आप बताइए किसी भी चीज़ की। बिल्कुल। आज हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, या हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, या जितनी भी प्रजातियां हैं, जो फ्लोरा फोना है, जो कहना चाहिए एक फूड चेन बनी हुई है, एक फूड वेब बनी हुई है, ये लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं। ठीक है ना, एक डीपली मतलब स्टडी है होती है ये। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है, हम इसका एक पार्ट है छोटा सा। जैसे चींटी है, या एक चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कोई भी एक एनिमल ले लीजिए आप, या बहुत सारे एनिमल, ऐसे वी आर ऑल्सो एनिमल। बिल्कुल। अब बस इतना है कि हम एक सोशल एनिमल हैं। हम लोगों ने अपने ज्ञान से अपनी सभ्यता को डेवलप कर लिया है, तो देन वी आर डिफरेंट देन अदर वन। तो मुद्दा इतना सा है कि आप जब प्रकृति में जाएंगे, और हम सबका ही अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, हम जब प्रकृति में जाते हैं तो नेचर की जो वाइब्स होती हैं, नेचर की जो पावर होती है, वो हम लोगों के अंदर आती है। पुराने समय में हम पढ़ते थे, हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे तपस्या करने के लिए। बिल्कुल। आज भी हम सुनते हैं कि हमारे हिमालय की कंदराओं में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। वो शांति लेने के लिए वहां पर गए, लेकिन वो पावर लेने के लिए गए हुए होते हैं। लो टेम्परेचर में बैठकर वो लोग तपस्या कर रहे हैं। तो नेचर आपको पावर देता है। अभी सर आप बात कर रहे थे, हम लोग जब अनौपचारिक बैठे थे तब नदियों के बारे में बात कर रहे थे। आपने कई सारे उदाहरण दिए, और ऐसे उदाहरण दिए जो कहीं ना कहीं एक सोचने का नजरिया पैदा करते हैं। वो बताते हैं कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर। मतलब भारत में नदियों की स्थिति इस बार तो बहुत विकराल हुई। पूरे देश में बाढ़ आ रही है, और बिल्कुल कई तरह के चेंजेस आए। आप चूंकि प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, क्या कारण देखते हैं आप इन सब में? जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, और इसके बारे में हमारी जो जागरूकता है वो बहुत मतलब कम है। ठीक है, लोगों को इकोसिस्टम के बारे में पता नहीं होता है, लोगों को एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में नहीं पता होता है, ये किस प्रकार से प्रकृति का सिस्टम काम करता है। अभी जो भी आपने देखा, ये हमारे अतिवाद का नतीजा है। अतिवाद। ठीक है ना, हमारी नदियों को तो जी मान के चलिए कि मान के क्या, हम लोग सब जानते हैं वो देवतुल्य हैं। हम माँ गंगा बोलते हैं, माँ नर्मदा बोलते हैं, माँ क्षिप्रा बोलते हैं, माँ बेतवा बोलते हैं। बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में, और उनके प्रति हमारी गहरी आस्था है। माँ गंगा को तो मोक्षदायिनी माना जाता है। मृत्यु के बाद अस्थियां विसर्जन उसी में होता है। तो सोचिए हम कितने गहरे रूप से हमारा जो कल्चर है वो उनसे जुड़ा हुआ है। अब आज हमको समझने की आवश्यकता है कि नदियां जो है, जैसे हमारे शरीर में धमनियां होती हैं जो रक्त प्रवाह करती हैं, पूरे शरीर का जो हमारा सिस्टम होता है वो उसी से चलता है, हमारी ब्लड वेसल से चलता है। ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। दैट इज अ प्रोसेस। ठीक, इसी प्रकार से हमारी अर्थ की प्रोसेस है। हमारी जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं। ये नदियां निकलकर भारत के विभिन्न मैदानों में जाती हैं। विभिन्न प्रदेशों के जो कहना चाहिए एग्रीकल्चर जोन है वो इसी से डेवलप हुए हैं। आज जो उत्तर प्रदेश का पूरा मैदानी इलाका है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, पंजाब का जो इलाका है, ठीक है, बहुत सारे राज्यों की, इवन बंगाल तक, महाराष्ट्र तक जाती हैं नदियां। नीचे भी दक्षिण भारत में हम देखें, जितना भी हमारा कल्टिवेटिंग जो लैंड है, जितने हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, ये सब किसका नतीजा है? वो हमारे इकोसिस्टम का नतीजा है, नदियों का नतीजा है। कितनी स्पीसीज हमारी नदियों में रहती हैं। डॉल्फिन हमारे चंबल में पाई जाती है। गंगा और चंबल में ही 2 ही डॉल्फिन पाई जाती हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी जो डॉल्फिन है वो ब्लाइंड हो रही हैं। ठीक है, इन स्पीसीज को क्या हम दोबारा जिंदा कर पाएंगे? ये एक प्रजाति नहीं है, ये सिस्टम है एक पूरा। लोगों को ये बहुत बेसिक्स से बताना होगा। ये हमारे जब तक क्यूरिकुलम में शामिल नहीं होंगी ये चीजें, बहुत मतलब डीपली तरीके से, मतलब सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी की ओर हमें उनको ऐड करना पड़ेगा, ताकि बच्चे ये समझ पाए बचपन से ही कि एनवायरमेंट है क्या। जो आपने प्रश्न किया कि जो ये देखने को मिल रहा है, आगे क्लाइमेट चेंजेस और खतरनाक तरीके से होगा। अगर
ये अतिवाद नहीं रोका गया तो हम देखते हैं ओजोन लेयर डिके हो रही है। कितने लोगों को पता है ओजोन लेयर क्या होती है? हमारे जो एसी हैं, कूलर हैं या फ्रिज है हमारी, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं, जिससे कई प्रकार की हानिकारक गैसेस निकलती हैं, ठीक है। तो ये गैसेस के द्वारा ये जो एनवायरमेंट है हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। वृक्ष लगातार कट रहे हैं, CO2 का स्तर बढ़ रहा है। CO2 एक ऐसी गैस है जो कि क्लाइमेट में गर्म उसको बढ़ाती है, मतलब हीट को बढ़ाती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे जब क्लाइमेट गर्म होगा तो जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है पानी बढ़ेगा। जब पानी बढ़ेगा तो पानी जाएगा कहाँ? सिंपल भाषा मतलब बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म का कोई यूज करने का मतलब नहीं है, सिंपल भाषा मतलब एक लोगों के लिए संदेश है कि आपकी वीडियो के माध्यम से वही जानना चाहते हैं। एक दौर था जब हमारे बुजुर्गों ने कुएं से पानी खींचकर जो है बरगद लगाए हैं। आज भी आपको मंदिरों में, रोड किनारे, धर्मशालाओं में बड़े बड़े आपको बरगद के, पीपल के, नीम के, आम के, जामुन के बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे आपको, ठीक है, जिनकी इतनी इनका उनका स्टेम या जितना कहें इतना डायमीटर होता है कि हम उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते। वो उस दौर की निशानी है, वो उस दौर की ईमानदारी के हस्ताक्षर हैं जब कुएं से पानी खींचकर वो बरगद लगाए गए हैं। और आज हम गमलों में पौधे लगा रहे हैं, जबकि एक टोंटी का चालू करने पर पानी हमारे घर में आ जाता है। तो ये बरगद से लेके गमले तक का जो सफर है ना, ये अपने आप में कुछ बयां कर रहा है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सर, मैंने इसीलिए आपसे ये प्रश्न किया क्योंकि आपको गहरी समझ है आप और इस संबंध में, प्रकृति के संबंध में जी। जितना सर मैंने आपको देखा है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ जीवन जीने में भी, मतलब जो जीवन जीना जिसे कहते हैं, जी जी, वो भी आप भरपूर जीते हैं। आप टैटू भी बनवाते हैं, आप फोटोग्राफी भी करते हैं, आप यात्राएं भी करते हैं। जी जी, तो इतना समय मिल जाता है आपको। अभी मैं टैटू देख रहा था आपका। जी जी, तो वो टैटू सर किस तरह के बनवाए और जी, क्या किस लिए बनवाए? देखिए टैटू हमारी एक पुरानी जो है कहना चाहिए हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने अपनी दादी के यहाँ देखता था, वो गुदने बोलते थे उनको, ठीक है ना। उनको लेके एक मिथ रहता था कि व्यक्ति के मरने के बाद में ये चीजें कैश होती हैं अच्छा, स्वर्ग में जाके या जो भी वट एवर, हम नहीं जानते वो दुनिया क्या है। केवल मैं तो एक सामान्य सी बात बताई जो ऐसा होता था, मैं उस पर बिलीव नहीं रखता हूँ। मेरा समझना यह है कि आप अपने आप को जितना आप अंदर से खुश रहेंगे, आपका प्रोडक्शन उतना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बढ़िया, सही है गलत है बताइए? बिल्कुल करेक्ट है सर, है ना। आपकी प्रोडक्टिविटी इस बात से तय होती है जब आप अंदर से कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो मैं अंदर से बेहतर महसूस करने के लिए सब चीजें करता रहता हूँ। जैसा आपने बताया कि मैं प्रकृति से लगाव रखता हूँ, तो प्रकृति से वाइब्स आती है। प्रकृति मतलब इतनी बड़ी पावर है, उससे बड़ी कोई पावर है ही नहीं। दुनिया में दो ही रंग सबसे खूबसूरत है, एक हरा और एक नीला। अच्छा, नीला रंग आसमान का और हरा रंग वनस्पति का है। बिल्कुल, इनसे ज्यादा खूबसूरत रंग क्या बताइए? बिल्कुल वही है। आपको ये दोनों चीजें किसी एक जगह मिल जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सब मिल गया। मुझे तो ऐसा, मतलब मेरा पर्सनली नजरिया ये है। तो वो वाइब्स मुझे वहां से आती है, ठीक है। जब हरे भरे पेड़ों को देखते हैं, जब कलकलाते हुए नदियां झरनों को देखते हैं, पक्षियों की चहचहाट सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं। आप महसूस करिएगा, जाइएगा तो आपको लगेगा। दूसरी बात रही जो टैटूज रहते हैं, तो वो एक स्पार्टा जो टैटू है आपने देखा हुआ है, तो स्पार्टा बनाया है। यस, तो वो एक योद्धा का है, नेवर गिव अप। 300 देखिए सर मूवी है ना, यस, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। वो मैसेज है कि आपको जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तो आपको उनसे लड़ना है, उनसे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि वही आपका मुकद्दर निर्धारित करेंगे। पीछे हटना आपकी कायरता को डिफाइन करेगा। ये चीजें स्ट्रेंथ देती है हमें, मतलब जब हम देखेंगे उनको, यस, तो हम खुद डेफिनेटली मिलेगा आपको। आप ये चीज ऐसी नहीं है ना कि इसको मेरा ही कोई पर्सनल अनुभव नहीं है, आप किसी से ही पूछेंगे। जी, परिवार के लिए समय देना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज करिए, योग करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, आपकी हॉबीज को फुलफिल करिए। जैसे आपको किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुन, म्यूजिक थेरेपी है। म्यूजिक भी आप सुनते हैं? यस, तो गाते भी हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। सुखा है। हाँ, मतलब कोशिश करते हैं। देखिए संगीत सारी चीज मतलब दिया हुआ है प्रकृति ने सबको। मोर भी नाचता है, बिल्कुल, हमने देखा है। कोयल भी कूकती है तो वो भी म्यूजिक है ना, बिल्कुल है। पानी जब बहता है तो उसके जो नाद आता है, वो नाद आपको रिफ्रेश कर देता है, तो प्रकृति में म्यूजिक है। तो वो म्यूजिक हमने तो थोड़ा सा उसको परिष्कृत कर दिया, है ना। बिल्कुल सर, काफी अच्छी बात है। और ये सर मतलब भिंड के यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप अभी पूर्व में तो बात करी हमने, आप बता रहे थे भिंड में बहुत स्ट्रेंथ है जी, भिंड के यूथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली क्या करें और अब ज्यादा देखिए हमारे पास, मैंने पहले भी अभी कहा जो हमारी बात हुई बिगिनिंग में, कि हमारे पास अब सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे पास में आ गए हैं थ्रू दी मोबाइल या थ्रू दी इंटरनेट, ठीक है ना। हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और युवाओं को बस यही चाहिए। आज हमारे पास बगल में ग्वालियर लगा हुआ है, दिल्ली लगा हुआ है, हमारे पास में बहुत सारी अच्छी कोचिंग्स हैं।
बच्चे अच्छे से तैयारी करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे, जैसे अभी जो आपने बेटी का एग्जांपल लिया जी, जो भी आई थिंक आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर जो गई हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए भी। पहली महिला। यस, ये युग जो है बेटियों का ही है और महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे हैं। आवश्यकता है तो सामाजिक दृढ़ इच्छा शक्ति की, कि हम उनको आगे ला सकें और उनको वो न्याय दे सकें जिसकी वो हकदार हैं, जो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो जैसा उन्होंने चयनित होकर बता दिया यहाँ पर सभी के लिए। सर, आप प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे चिंतक भी हैं, मतलब विजनरी हैं, अच्छे विजन रखते हैं। वर्तमान में एआई जी का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। जी कुछ लोगों को चिंता है, मैं कल भी पढ़ रहा था स्टडी, कि एआई से बहुत सारी जॉब्स जाने वाले हैं। कई सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जी जो केवल एआई जनरेट करेगा। और एक बहुत बहुत बड़ा देश है फ्रांस, उसने चिंता जताई है इस बात पर। जी जी। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है सर? देखिए, भारत का सिनेरियो जो है अन्य कंट्री से अलग है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर अभी भी हम देखते हैं कि सभी प्रकार के क्षेत्रों में, नॉट ओनली कहना चाहिए एजुकेशन में तो खैर हमारा परसेंटेज बढ़ा ही है, बल्कि बहुत अभी हम उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं जितना कि अदर कंट्रीज़ हैं। तो हमारे यहाँ पर जो बेसिक मज़दूरी है उसका भी अभी कॉन्सेप्ट है और सब प्रकार के बिज़नेसेस हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हैं, ठीक है। पहले कहते थे कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होगी तो इससे हमारा जो खुदरा मार्केट है वो समाप्त हो जाएगा। मैं मानता हूँ आंशिक फ़र्क पड़ा है उस पर, फ़र्क पड़ा है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ा कि वो डिस्ट्रॉय हो गए हों। तो ऐसे ही अभी जो एआई आया, देखिए अभी वो अपनी इनिशियल स्टेज में है, अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, तो दिखा रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। थ्रू मोबाइल बहुत सारी चीज़ें आई हैं जैसा हम देख रहे हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कभी चैलेंजेस नहीं किए जा सकते, मुझे ऐसा लगता है। और अभी हमें इतनी जल्दी शायद इस नतीजे पर नहीं आना चाहिए। किसी भी एक कंट्री की चिंता करने से मैं मानता हूँ कि हो सकता है डेफिनेटली उन्होंने एनालाइज किया हो, ठीक है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हम देखेंगे, अगर एआई आई है तो कुछ और भी आएगा। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। क्योंकि आपका, मैं देखता हूँ फील्ड में बहुत काम रहता है जी। आप जितना ऑफिस में बैठते हैं उतना फील्ड में भी रहते हैं। तो आप आम जनता के बीच संवाद और उनकी समस्याओं को सुनने का सर क्या तरीका रहता है आपका? मेरी यही कोशिश रहती है कि लोगों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको अंदर की स्थिति पता लगती है। कोशिश करते हैं, देखिए सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, ये सच है। बहुत सारे काम होते हैं एक साथ, कई मोर्चों पर काम चल रहे होते हैं, ठीक है। और लोगों की समस्याएं भी हैं और जेन्युइन समस्याएं हैं कई स्तरों पर। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उनको आइडेंटिफाई कर पाएं और उनको फिर क्वालिटी रेक्टिफाई भी कर पाएं। मैं कोशिश करता हूँ। जनता के बीच में जाने से प्रशासनिक और जनता के बीच का एक जो सेतु होता है वो मजबूत होता है। लोगों के अंदर प्रशासनिक विश्वास पैदा होता है। तो यही रहता है कि लोगों के बीच में जब मैं पहुंचता हूं, जैसे पीडीएस है तो पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, स्कूलों की स्थिति क्या है, आंगनबाड़ियों की स्थिति क्या है, जो हमारे सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं या पीएससीज होते हैं हमारे, ये किस तरीके से रन कर रहे हैं, ठीक है। अवैध उत्खनन की समस्या होती है कई जगहों पर। पीएचई के हमारे हैंडपंप जो है वो कैसा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं, जैसे पंचायत के बहुत सारे कार्य चल रहे होते हैं, तो वो कार्यों की क्या स्थिति है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे जो लगातार लोगों से जुड़े होते हैं। तो फील्ड में पहुंचकर आपको कई बार बेसिक स्थिति पता लगती है कि और क्या काम करने की अपन को आवश्यकता है, क्योंकि आप एक जगह बैठकर सारी चीजों को नहीं देख सकते हैं जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे। लोक सेवक नाम ही है, बिल्कुल। तो लोक सेवा तो जब ही होगी जब लोगों के बीच में अपन जा पाए। पर इतना है कि 100% काम नहीं हो पाता, ये मैं बिल्कुल, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है। 100% नहीं हो पाता, पर कोशिश करते हैं जितना जितना आ पा रहा है हाथ में उतना बेहतर हो जाए कम से कम। निश्चित रूप से सर, आप कोशिश करते हैं और कोशिश आपकी सफल भी होती दिखाई देती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अखबारों में आपके काम के बारे में, तो वो परिवर्तन होता है और वो अच्छा परिवर्तन ही होता है। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा सर जी। भिंड का जब इतिहास लिखा जाएगा, मतलब जितना आपने कार्यकाल किया है जी, एसडीएम विजय यादव को लोग कैसे याद रखें? मतलब क्या आपने ऐसा कर दिया है अभी जिससे कि लगता है कि ये भिंड के लिए लैंडमार्क काम किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ भी कि ऐसा मैंने कुछ किया है, सच है ये। नहीं नहीं, मैं सच बता रहा हूं। जैसे आपने एक नेक्सस तोड़ा है, वो लगभग ऐसा लगता है कि भिंड में ऐतिहासिक है वो काम। तो या फिर आपका अभी कोई सोचना ऐसा है कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी भिंड को बहुत ज्यादा जरूरत है? मैं सबके बारे इतना सोचता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कोई विजन मैं नहीं बनाता कल का, मैं आज पे ज्यादा फोकस करता हूँ। आज बेहतर होगा तो कल स्वतः ही बेहतर हो जाएगा। वाह,
ठीक है, तो मैं इतना सोचता हूँ कि बल्कि आज जो मेरे हाथ में आया मैं उसको बेहतर तरीके से कर सकूँ। जनता मुझे याद रखे ना रखे, अपने मन में एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तुलसीदास जी जब उस समय उतने ज्यादा शायद उनको तवज्जो नहीं दी गई जितना बाद में बाबा तुलसी को मिली है। बिल्कुल, ये बात तो है सर। ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, वो लगातार प्रयास करने का नतीजा होता है। और ये समाज तय करे, ये जनता तय करे। मैं तो कभी इस बारे में इतना ज्यादा सोचा नहीं हूँ कि मुझे कोई रिकॉग्निशन मिले। सर लिटरली मैं ये सोचता हूँ कि आप अपना बेहतर करिए, अपना 100% देने का कोशिश करिए। आप सब चीजों को बेहतर नहीं कर सकते हैं, पर आपके हाथ में जितना आए आप उतना बेहतर करिए। एक छोटी सी कहानी है, अगर आप कहें तो मैं उसको बता देता हूँ। स्वागत है। ठीक है। नजरिया जो रहता है, नजरिए के ऊपर वो कहानी है कि जैसे समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं तो बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, कई चीज होती है, धातुएं होती हैं, तो वो किनारे पर आ जाती हैं। बिल्कुल। और जब वो मतलब ज्वार आता है, जब भाटे आते हैं, पानी जब लौटता है तो बहुत सारी चीजें किनारे पर रह जाती हैं। एक स्टार फिश होती है, एक सीलेंट्रेट मतलब स्पीसीज है वो। तो वो स्टार फिश जो है तैर नहीं पाती हैं, वो जनरली किसी चीज से सतह से चिपकी रहती हैं वो। तो जब ज्वार आता है, तो एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारी जो स्टार फिश मछलियां थी वो किनारे पे आ गई, हजारों लाखों की संख्या में। सुबह बहुत सारे लोग टहलने जा रहे थे, तो एक बच्चा जो है मछली को उठा के पानी में फेंकता है, एक एक मछली को उठा के पानी में फेंक रहा होता है। वहां लाखों मछलियां थी चुकी, बहुत सारे लोग निकल रहे थे, देख रहे थे, कोई ऐसा नहीं कर रहा था। तो एक व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा रुक कर कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और इससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ तो लाखों मछलियां हैं। बोले सर आप ठीक कह रहे हैं, शायद आपको फर्क नहीं पड़ता हो या मुझे फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन उस मछली को फर्क पड़ता है। तो फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है ना। अगर आपका फर्क तो पड़ता है। आप कोशिश करिए, फर्क पड़ेगा, कम पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें आएंगी, हमारे बाद कोई और आएगा, हम भी किसी के बाद आए हैं, ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। हम अपना काम करें, अपन आप जिस एरा में हैं, आप जिस समय में हैं, उस काम को आप बेहतर करिए। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक बात है सर। प्रयासों में ही सफलता है। प्रयास हम करेंगे जितना आपके हाथ में है, जितना जिसका आपको जितना टाइम पीरियड मिला है, आप उस टाइम पीरियड में उतना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने अंत में बताया, मैं इतना समझ पाया हूँ कि प्रयासों में ही सफलता है। आपके हिस्से का जो काम है आप बेहतरी से करें, उसी में सफलता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए यहाँ पर। शुक्रिया गगन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रताप जी भदौरिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया, पहले से जुड़े हुए हैं हम लोग अशोकनगर से, और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी लेखनी है आपकी। बिल्कुल, आप इसको अनवरत बनाए रखिए, ये समाज का मार्गदर्शन करती हैं। राधे गोपाल जी की भी बहुत बहुत एंथुसियास्टिक पर्सन है, और आपने जो यहाँ भिंड के लिए किया है, ये निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इस अपने विजय रथ को अनवरत चलाते रहिए, ताकि यहाँ की युवाओं को और ज्यादा मोटिवेशन मिले। और ये यही जो है ना, यही सेवा है। वो जो बात आ जाती है ना, किसी पद की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, किसी पद की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है ना, नजरिए की आवश्यकता है। तो आपने जो नजरिया बनाया है, मैं सभी भिंडवासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी सहयोग करें, और आपकी केवल सहयोग की इतनी आवश्यकता है, आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है उनको, बाकी वो अपने आप में पूर्ण है। तो आप लगातार इस चीज को बनाए रखें, और ईश्वर से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये विजय रथ इसी प्रकार से बढ़ता रहे। बहुत धन्यवाद सर।